हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकिता सेलाकोटी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी फोर्थ लाइफ प्रोसेस दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन। तो पर्टिकुलरली इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। जैसे एक डिलीवरी सिस्टम होता है जो कि हमारा पार्सल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, या हम कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो वो हम तक कैसे आता है? थ्रू अ डिलीवरी सिस्टम। सिमिलरली देयर इज़ अ वेरी ओन डिलीवरी सिस्टम इन आवर बॉडी दैट इज़ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे अब कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करती है उसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले तो क्या होता है कि जो एक ब्लड है, हमने ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ा है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि उसमें एक कैपेबिलिटी है कि वो फ्लो कर सकता है। कनेक्टिव क्यों है? क्योंकि हर एक बॉडी पार्ट्स तक ब्लड पहुंच रहा है। कोई भी सेल ऐसा है जहां पे ब्लड नहीं पहुंच रहा, हर एक सेल में पहुंच रहा है। तो ये फ्लूइडिटी या फिर ये ब्लड की रिक्वायरमेंट है क्या, इसका काम क्या है, ये सब हम सर्कुलेशन में देखेंगे। ठीक है, अब जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हम बोल रहे हैं, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट है जहाँ पे ब्लड हर एक चीज़, चाहे वो फूड हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, या कोई नाइट्रोजनस वेस्ट ही क्यों ना हो, या कोई सॉल्ट क्यों ना हो, हर एक सेल्स में जहाँ तक पहुँचाना है, जहाँ से लेके जाना है, वो सारा काम जो है ब्लड कर रहा है, जो कि हमारा एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड। बट ये ब्लड फ्लो कहाँ होता है? ठीक है, तो ये ब्लड फ्लो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। यानी कि ब्लड वेसल्स क्या है? एक ट्यूब है, बहुत सारे नेटवर्क्स हैं ट्यूब के जो हर एक सेल तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, उनके अंदर फ्लो कर रहा है हमारा ब्लड, और उस ब्लड के साथ हर एक सेल में जहाँ O2 चाहिए वहाँ पहुँच जा रही है, जहाँ से CO2 लेके आना है वहाँ से लेके आ जा रहा है, जहाँ से नाइट्रोजनस वेस्ट जो कि बहुत टॉक्सिक है उनको बाहर निकालना है तो भी ब्लड लेके आ जा रहा है, जिस तक फूड पहुँचाना है वो भी लेके चले जा रहा है। अब जब इतना ईजीली हम बोल दे रहे हैं कि ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करके सारे सेल्स तक पहुँच जाएगा, बट वो उस हर एक सेल की हम बात कर रहे हैं जो आपके हेड में भी है, टो में भी है। तो पूरी इतनी हमारी लंबी चौड़ी बॉडी में हर एक सेल्स तक क्या सिर्फ नॉर्मली ऐसे ब्लड वेसल्स पहुंचा पाएंगी? नहीं। तो उसके लिए काइंड ऑफ इंजन, एक पंपिंग ऑर्गन की हमें रिक्वायरमेंट है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट। तो हमारा एक पंपिंग ऑर्गन हो गया, एक ब्लड हो गया और एक ब्लड वेसल हो गई। तो ये 3 मेजर पार्ट्स हैं हमारे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। तो चलो अब हम देखते हैं एक बार जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हमने बोला इसके 3 मेजर पार्ट हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है हमारा ब्लड, राइट, जिसको हमने बोला कि ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। उसके बाद हमने बोला ब्लड वेसल्स, यानी कि ऐसा सेट ऑफ नेटवर्क जिसमें वो ब्लड जो है फ्लो होने वाला है। दूसरा आ गया ब्लड वेसल। अब सिर्फ इतना इनफ नहीं होगा, हमें चाहिए एक पंपिंग ऑर्गन। तो तीसरा पार्ट हो गया हमारा हार्ट, दैट इज द पंपिंग ऑर्गन, राइट। तो अब हम इसको 1 बाय 1 पहले समझते हैं, उसके बाद हम इस पूरे सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्लड। हमने बोला ये एक रेड कलर का एक फ्लूइड होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक है, अब ये मेजरली हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसमें है प्लाज्मा और इसमें है बहुत सारे ब्लड सेल्स, जिन सारे ब्लड सेल्स को मिलके हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ओके, तो पहली कैटेगरी आ गई हमारी प्लाज्मा और दूसरी कैटेगरी आ गई दैट इज दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। सब चीज़ों को मिलके हम बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। कौन सी सब चीज़ें बोला हमने? यानी कि हमारे WBC, RBC और प्लेटलेट्स, जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी 9th क्लास में, उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। अब क्या होता है, जो प्लाज्मा है 55% ऑफ द ब्लड इज एक्चुअली प्लाज्मा, और उसमें जो 45% है वो हमारे होते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स।
अब प्लाज्मा में ही वो खासियत है जिसके वजह से ब्लड में वो फ्लूइडिटी आई है। तो वो खासियत क्या है? क्योंकि जो प्लाज्मा है उसमें 90 to 92% तो वाटर ही है। उस वाटर के वजह से ही हमारे ब्लड में जो है फ्लूइडिटी आई है। ठीक है, तो इसमें क्या बोलेंगे हम कि 90 to 92% अराउंड क्या है हमारा? वाटर। बट क्या सिर्फ यही चीज़ें हैं? रेस्ट बहुत सारी प्रोटीन्स इसमें है, सॉल्ट्स इसमें, एंजाइम्स, हार्मोन्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे हम मेनली लिख देते हैं प्रोटीन्स। ठीक है, जो हम डिटेल में 11th क्लास में पढ़ते हैं, बट अभी हमें सिर्फ जैसे फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सारे प्रोटीन्स इसमें आते हैं। बट अभी फिलहाल हम इतना याद करेंगे कि इसमें कुछ प्रोटीन्स होंगे और इसमें 90 to 92% हमारा होगा वाटर। ठीक, अब ये जो प्लाज्मा है, इस प्लाज्मा का काम क्या है? इस प्लाज्मा में जो फूड इधर से उधर जा रहा है, जो CO2 जा रहा है, सेल से लेके हमारा ब्लड लेके आ रहा है, वो इस प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। साथ ही साथ जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो कि बहुत टॉक्सिक है, उसको बाहर निकालने की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, तो उस चीज़ को भी ये लेके आता है। तो हम बोलेंगे CO2 हो, चाहे फूड हो, चाहे नाइट्रोजनस वेस्ट हो, ये सब कौन लेके आ रहा है? ये सब क्या सब डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा यहाँ से मूव हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। तो अगर हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें पता है कि इसमें RBC आएगा, यानी कि रेड ब्लड सेल, राइट, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। ये भी हमें पता होना चाहिए। दूसरा है WBC, यानी कि ल्यूकोसाइट, वाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं। और तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स, जो कि हमारे थ्रोम्बोसाइट्स। अब इसका एक बेसिक फंक्शन हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। जो RBC होता है वो एरिथ्रोसाइट है, यानी कि उसमें एक एरिथ्रिन रेड कलर का पिगमेंट है, जिसके वजह से ही हमारा ब्लड रेड कलर का दिख रहा है। अब वो क्या है? उसको बोलते हैं हम हेमोग्लोबिन। इसको कैपिटल H और स्मॉल b से हम डिनोट करेंगे, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसमें O2 जो है बाइंड करके एक जगह से दूसरे जगह ये पहुंचाएगा। यानी कि जो हीमोग्लोबिन है ये रेड कलर भी दे रहा है, ये आयरन कंटेनिंग भी है, और इसी पे यहाँ पे O2 बैठ जाएगा और ये इसको इधर से उधर जहाँ पहुँचाना है O2 को उन सेल्स तक पहुँचा देगा, ताकि हमारी डाइजेशन की प्रोसेस होके जो खाना पहुँचा है उसकी बर्निंग तभी तो हो पाएगी, तभी तो एनर्जी मिलेगी, है ना। तो वो काम कौन करेगा? RBC का हीमोग्लोबिन। अब WBC की बात करें तो हमने बोला वाइट ब्लड सेल्स, ये हमें पता है कि ये क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, यानी कि कोई भी पैथोजन अगर बॉडी में एंटर करता है तो उसके लिए लड़ने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम रेडी कर रहा है, दैट इज WBC। और प्लेटलेट्स तो हमें पता है, अगर कहीं भी वुंड हो गया, कहीं पे भी कट लग गया तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या वो लगातार चलती रहती है? नहीं, एक टाइम के बाद हमने देखा है ऊपर पे एक ब्राउन कलर का स्कम आ जाता है, आता है कि नहीं? एक ब्राउन कलर की पूरी सी लेयर जम जाती है। क्या है उसमें? वहाँ पे इस तरीके के, जैसे मान लो ये वुंड है तो इस पे इस तरीके के फाइबर्स आ जाते हैं बहुत सारे, तो ये उसको क्लॉट कर देता है। किसको? ब्लड को। ब्लड को बहने नहीं देता, रोक देता है। तो जो कोएगुलेशन यानी कि जो क्लॉटिंग है ब्लड की, वो कौन कराएगा? प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड करा दी प्लेटलेट्स ने, WBC ने अपना डिफेंस सिस्टम में काम करा, RBC ने O2 का ट्रांसपोर्ट करा, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो रेड कलर देता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। फिर हमने बात करी प्लाज्मा में 90 to 92% वाटर है, जिसके वजह से वो फ्लूइडिटी जो हमारे ब्लड के अंदर है वो इसी प्लाज्मा की वजह से आ रही है। वो उसमें कुछ प्रोटीन्स भी हैं, कुछ हार्मोन्स भी हैं, साथ ही साथ ये हेल्प करेगा CO2, फूड, नाइट्रोजनस जो वेस्ट हैं उनके ट्रांसपोर्ट में। तो अभी हमने सिर्फ बात करी है ब्लड की, अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल की। तो हमने बोला कि हमें ब्लड, जो हमारा ब्लड है वो उन नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स के अंदर रन कर रहा है, यानी कि फ्लो कर रहा है। तो वो कौन कौन सी ट्यूब्स हैं? हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारी बॉडी में 3 टाइप्स की ब्लड वेसल हमें देखने को मिलती हैं। अगर ये पूछें ब्लड वेसल क्या है तो नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्स हैं, ये हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारी 3 टाइप्स की हैं, हमें पता है ऑलरेडी। पहली है हमारी आर्टरीज, वेन्स, और तीसरी है हमारी
कैपिलरीज। अब ये आपको समझना रहेगा, हमें बेसिकली वैसे नॉर्मल जो डेफिनेशन हमें पता है कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कैपिलरीज को अभी हम डिस्कस करेंगे। बट एक्चुअली हम डेफिनेशन इस तरीके से नहीं देखते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो कैरी कर रही हैं ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो हम कहेंगे आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, क्योंकि हार्ट में जो ब्लड आ रहा है, अगर आने वाली चीज़ है डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि वो सेल से आ रही है, पर अगर हार्ट से जा रही है तो वो सेल के पास जा रही है, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। आफ्टर प्यूरिफिकेशन वो प्रोसेस हो रही है। इसीलिए हम बोलेंगे कि आर्टरीज क्या हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये तो हम बोलते ही हैं, बट इसके साथ साथ एक जो प्रॉपर डेफिनेशन हमारी रहेगी, हम बोलेंगे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, अवे फ्रॉम द हार्ट। अभी एक्चुअल में ये डेफिनेशन में भी एक एक्सेप्शन आएगा, जब आएगा तब हम पढ़ेंगे, बट एक जनरल डेफिनेशन हम इसी को याद रखेंगे। अब हम बोल रहे हैं वेन्स का काम क्या है, तो कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये तो हमें पता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब इसी तरीके से हम बोलेंगे कि वेन्स वो ब्लड कैपिलरीज हैं, वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड लेके जाती हैं टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब सारे उन सेल से जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है, कब, जब रेस्पिरेशन हुआ है। तो जब बर्निंग ऑफ फूड हुआ तो उसके साथ साथ एनर्जी भी लिबरेट हुई, पर CO2 भी बना। अब वो CO2 हमें तो नहीं चाहिए, वो हमें ऑक्सीजनेशन या प्यूरिफिकेशन करके बाहर निकालना है, एक्सलेशन करके, तो वो पहले पहुंचना है लंग्स के लिए, पर लंग्स में ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, तो उसको हार्ट के पास जाना पड़ेगा। हार्ट के पास कौन लेके जाएगा, ये वेन्स लेके जाएंगी। तो हम बोलेंगे ये क्या करेंगी, कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ को लेके जाएंगी, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली कि वो टूवर्ड्स द हार्ट लेके जाएंगे। अब ये चलो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है आर्टरी, कैरी, ये जो वेन्स है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, पर कैपिलरीज का काम क्या है। अब क्या है, कैपिलरीज दोनों काम करती है, वो कभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है तो कभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही है, बट डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। ये बात याद रखनी है कि लोकेशन क्या है। अगर वो आर्टरीज के पास होगी तो आर्टरीज जो है बहुत सारी ब्लड वेसल, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में टूट जाती है, और उन्हीं छोटी छोटी ब्लड वेसल में अब वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच रहा है हर एक सेल के पास। अब क्या है, मान लो एक बड़ी सी आर्टरी आ रही है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है हार्ट से, ठीक है, आफ्टर प्यूरिफिकेशन, यानी कि O2 रिच ब्लड लेके आ रही है। अब उसको हर एक सेल के पास पहुंचना है, तो वो खुद तो जाएगी नहीं, वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में टूट जाएगी, और उन्हीं छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में अब O2 रन कर रहा है। जिस सेल में पहुंचना है उस सेल के पास वो कैपिलरी पहुंच जाएगी, ठीक। तो अभी वो लेके जा रही है O2 रिच ब्लड, है वो कैपिलरी, है ना। अब वहां से हो गया O2 की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन, हमें एनर्जी मिल गई, अब बन गया CO2, तो वो उठाएगी उन CO2 के पार्टिकल्स को अपने ब्लड में डालेगी और कैपिलरीज लेके आ जाएंगी वेन्स के पास। तो अब वो कैसा काम कर रही हैं, वो ले जा रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यानी कि हम यहां बोल सकते हैं कैरी बोथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड CO2 रिच ब्लड, बट क्या बोलेंगे हम, डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशन, ठीक है, या फिर लोकेशन पे बेस्ड है, ठीक। अब हमने ब्लड वेसल्स भी देख ली, अब हम हार्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। हमने बोला हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। पंपिंग ऑर्गन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि जो भी ब्लड हमारी आर्टरीज या वेन्स लेके आ रही हैं या ले जा रही हैं, वो उस डेस्टिनेशन पे इतनी आसानी से नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। उसको चाहिए एक पंपिंग ऑर्गन, और वो पंपिंग ऑर्गन कौन है हमारी बॉडी का, वो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, ठीक है। पहले हम कुछ चीज़ें ये समझने की कोशिश करते हैं, हार्ट को ऊपर से जानने की कोशिश करते हैं। तो जो हार्ट है वो हमारी एक फिस्ट के बराबर होता है, एक मुट्ठी के बराबर होता है। पहली बात, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। अगर हम कार्डियक की बात कर रहे हैं, कार्डियक बोलते ही मतलब हम हार्ट की मसल के बारे में बात कर रहे हैं, हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, याद रखना है।
जैसे हमने गैस्ट्रिक बोला तो हम स्टमक की बात कर रहे हैं ना, हिपैटिक बोला तो हम लिवर की बात कर रहे हैं, वैसे ही कार्डियक वर्ड आते ही मतलब यहाँ पे हार्ट की बात हो रही है, ये हमें समझना होगा। अब हम क्योंकि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना होगा कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। अब देखो चैम्बर की रिक्वायरमेंट क्यों है, कितने चैम्बर हैं वो समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास O2 रिच ब्लड भी है, CO2 रिच ब्लड भी है, कोई कहीं को दौड़ रहा है कोई कहीं को दौड़ रहा है ऐसा, बट सबको सेपरेट रखना ज़रूरी है क्योंकि हम हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, हमें बहुत सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अपने काम करने के लिए। वार्म ब्लडेड मतलब जो बाहर का टेम्परेचर चाहे जैसा हो, बहुत गर्म हो चाहे बहुत ठंडा हो, हमें अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ठीक है। बाहर बहुत ठंडा हो जाएगा तब ऐसा नहीं है कि हम एकदम जम जाएंगे, नहीं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहता है। ऐसा कैसे? क्योंकि हम करते हैं होम्योस्टेसिस। अब उस जो टेम्परेचर रेगुलेशन में जो एनर्जी जाती है वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जाती है, जिसके वजह से हमारे पास जो हार्ट है वो कहीं ना कहीं उस रेगुलेशन में जो 4 चैम्बर्स हमारे पास हैं वो हेल्प कर रहा है। अब कैसे हेल्प कर रहा है? 1 2 3 4 चैम्बर होते हैं इस तरीके से। उन 4 चैम्बर्स में मिक्सिंग नहीं होगी ब्लड की, और मिक्सिंग नहीं हो रही है जिसके वजह से वो कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है, एफिशिएंटली सारा काम कर पा रहा है। तो पहले हम एक बॉक्स के थ्रू एक बॉक्स बनाएंगे सिंपली, उसके बाद हम डिटेल में इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये है मान लो एक हमारा हार्ट, ठीक। इसमें हो गए हमारे 4 चैम्बर्स, टोटल हैं 4 चैम्बर्स। 2 होते हैं हमारे एट्रिया, 2 होते हैं वेंट्रिकल। क्या बोला मैंने? 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। अब कौन से एट्रिया है कौन से वेंट्रिकल है वो समझना है। जो अपर 2 चैम्बर्स हैं हमारे, द अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज एट्रिया, ठीक है। एट्रिया 2 अगर है एट्रिया, सिंगल है तो एट्रियम, ठीक, एट्रियम। और ये भी हमारा क्या हो गया? एट्रियम। और 2 जो चैम्बर्स हैं हमारे नीचे वाले, दैट इज यानी कि लोअर चैम्बर्स, उनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल। ये भी वेंट्रिकल और ये भी वेंट्रिकल। अब जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि लेफ्ट कहाँ लिखें राइट कहाँ लिखें, तो वो देखो समझना पड़ेगा। जो हमारा लेफ्ट हैंड है उधर हम लिखेंगे राइट, जो हमारा राइट हैंड है उधर हम लिखेंगे लेफ्ट। तो ये मेरा क्या है? राइट हैंड है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ लेफ्ट, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट करना है, ये राइट हैंड है, इधर मैंने लिख दिया लेफ्ट, तो ये भी लेफ्ट और ये भी लेफ्ट, ठीक। अब यहाँ मेरा लेफ्ट हैंड है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? राइट, ठीक। इधर भी लिख दिया राइट, इधर भी लिख दिया राइट। यानी कि ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। अपर 2 चैम्बर्स आर नोन एज एट्रियम एंड लोअर 2 चैम्बर्स आर नोन एज वेंट्रिकल। एक हो गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, देखा होगा आपने कि मैंने अपर 2 चैम्बर छोटे बनाए हैं, लोअर 2 चैम्बर्स बड़े बनाए हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है। जो एट्रियम होते हैं वो छोटे होते हैं एज कंपेयर टू द वेंट्रिकल्स, ये भी ध्यान रखना है। अब मैं एक चीज़ मेंशन करने जा रही हूँ जो कि है वॉल्व। इन दोनों के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट रहती है। वॉल्व जैसे हमने देखा ना, रेगुलेशन के लिए वॉल्व प्रेजेंट रहता है, काफ़ी जगह देखा होगा आपने। रेगुलेटर होता है हमारे गैस में होता है, तो उस तरीके की चीज़ें यहाँ पे भी क्या है, एक वॉल्व है। अब मैंने बनाई है 3 लाइंस, तो इससे हमें याद रखना है कि यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इसको ऐसा नाम क्यों दिया वो भी हम समझेंगे, डोंट वरी। पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पे होता है बाइकस्पिड वॉल्व। इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन से याद करने की कोशिश करेंगे। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वॉल्व। अब इस बाइकस्पिड वॉल्व को एक और नाम दिया है प्यार से मिट्रल वॉल्व, वो भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल्व, ठीक है। इतना हमें ध्यान में रखना है। अब ये जो है हमारा, इसको हमने क्या बोला? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक। ये एक वॉल्व है। अब वॉल्व का काम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्व करता है प्रिवेंट बैक फ्लो को। आपसे पूछेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि वॉल्व का काम क्या होता है, ये क्यों प्रेजेंट है बीच में। इसलिए क्योंकि ये बैक फ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट करता है। मतलब अगर ब्लड यहाँ से नीचे भर रहा है
तो ये वापस ना चले जाए इसलिए वो वॉल्व जो है एक टाइम के बाद क्लोज हो जाएंगे, जब उन्हें ओपन होना होगा तब ओपन होंगे। तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है। अब बात है कि ये ट्राइकस्पिड क्यों और ये बाइकस्पिड क्यों? क्योंकि जो कस्पिड है मतलब उसका मतलब है कस्प या फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। फ्लैप लाइक एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, मतलब इस तरीके से खुलता है ये, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे ट्राइकस्पिड। वहां पे 2 फ्लैप लाइक मस्कुलर फ्लैप्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं बाइकस्पिड, ठीक है। ये हमने बेसिक डिफरेंस समझा। अब कुछ चीजें और समझने की जरूरत है जो हम यही समझ लेते हैं, फिर हम हार्ट को पूरा डिटेल में समझेंगे। क्या रहता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं उनकी वॉल थिक रहती है एज कंपेयर टू दी एट्रियम्स। आपसे ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बोलेंगे कि ऐसा क्यों है कि वेंट्रिकल की जो वॉल्स हैं वो थिक है एज कंपेयर टू एट्रियम? क्योंकि इनको प्रेशर जो मिलता है ब्लड का वो ज़्यादा सस्टेन करना पड़ता है। यानी कि अगर इनको ब्लड प्रेशर ज़्यादा मिल रहा है तो इनमें वो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके वजह से इनका जो ब्लड का जो वॉल होता है वो थिक होता है एज कंपेयर टू द एट्रियम। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने तब भी थोड़ा कम थिक बनाया है एज कंपेयर टू लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट अगर सब में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो थिकेस्ट होता है वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का वॉल्व, ठीक है। और उसके बाद होता है राइट वेंट्रिकल और बाकी ये दोनों थिन वॉल्स होते हैं, ठीक। अब क्यों ऐसा कि लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे ज़्यादा थिक होता है? क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल ऐसा पार्ट है, ऐसा चैम्बर है जहाँ से ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है। अब पूरे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है, इसका मतलब वो सोचो कितना प्रेशर उसको लगाना पड़ेगा। जब हार्ट पंप करेगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कितने फोर्स से ब्लड जाएगा। तो उस प्रेशर को सस्टेन करने के लिए, उसको सहने के लिए इसके पास सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वॉल होता है। अब हम क्या जानते हैं, अब हम जानने की कोशिश करते हैं इसको प्रॉपर डायग्राम से, जो कि पूरा हार्ट का हम डायग्राम देखेंगे, ठीक है। हमने 4 चैम्बर्स पढ़ लिए, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, इस तरीके से। अब ये देखना है कि हार्ट का डायग्राम एक्चुअली हम बनाएं कैसे, उसको सिंपल वे में हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें कैसे मेंशन करनी है, अगर डायग्राम आता है तो उस तरीके को कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम एक बार हार्ट के स्ट्रक्चर से डिटेल में इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने RA मतलब राइट एट्रियम मेंशन किया है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ठीक। तो अब हम देखेंगे कि पूरी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस हार्ट में आ रहा है ताकि ये हार्ट उसको पंप करे लंग्स तक, और उसके बाद ऑक्सीजनेटेड होके जो ब्लड वापस से इस हार्ट में आ रहा है ताकि अगेन ये जो हार्ट है इसको पंप करे हर एक उस बॉडी पार्ट तक जहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट है, ये कैसे होता है। अब देखो मैंने यहाँ पे बोला कि हार्ट का जिक्र किया 2 बार, यानी कि ब्लड 2 बार पास हो रहा है इस हार्ट से। तो इसीलिए ह्यूमंस में जो सर्कुलेशन हो रहा है ब्लड का उसको बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो जा रहा है लंग्स के पास, पंप कर दे रहा है हार्ट उसको, फिर वापस से ऑक्सीजनेटेड होके फिर से इस हार्ट में आ रहा है ताकि हार्ट वापस से उसको पंप करे उस हर एक बॉडी सेल के पास, ठीक है। अब हमने बात करी कि हर एक सेल में, चाहे वो हेड का सेल हो चाहे टो का सेल हो, हर जगह के सेल पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है। अब वो पहुंचना है इस हार्ट के अंदर। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि अपर बॉडी पार्ट को हम बोलते हैं सुपीरियर बॉडी पार्ट, ठीक। लोअर बॉडी पार्ट को हम बोलते हैं इंफीरियर बॉडी पार्ट। तो यानी कि वेन हमने बोला था क्या, जो ब्लड लेके आएगी टूवर्ड्स द हार्ट, मतलब कैरी करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक उस सेल से जहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लाके खाली कर देगी हार्ट के पास। तो वो जो वेन कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर पार्ट, मतलब अपर बॉडी पार्ट से, सुपीरियर बॉडी पार्ट से, उसको हम बोलेंगे सुपीरियर वेना कैवा। अब वेना कैवा क्या है? ये एक लार्ज वेन होती है, क्योंकि छोटी मोटी वेन से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे हर एक सेल से लेके आना है, दूर दूर से लेके आना है, तो हमें चाहिए लार्जेस्ट वेन, ठीक।
तो हम यूज़ करेंगे वेना कैवा का। अब वेना कैवा भी कैसी, अगर सुपीरियर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड की बात कर रहे हैं हम, जो डीऑक्सीजनेटेड वर्ड कह रहे हैं मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, तो ये जो कैरी करेगी अपर बॉडी पार्ट से उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कैवा। जो इंफीरियर बॉडी पार्ट से यानी कि लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी उसको बोलेंगे हम इंफीरियर वेना कैवा। तो अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ मेंशन कर लेते हैं कि ये जो है, मान लो हम बोल रहे हैं कि ये जो है हमारी, इसको बोल रहे हैं हम इंफीरियर वेना कैवा, ठीक है, इंफीरियर वेना कैवा यानी कि लोअर बॉडी पार्ट से लेके आ रही है। और ये जो है ये सुपीरियर वेना कैवा है, ठीक है, इससे पता चल गया यानी कि ये अपर बॉडी पार्ट से हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही होगी। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है इसलिए हम उसको ब्लू से मार्क करते हैं। तो ये ब्लड आ गया इसके अंदर, ठीक है, ये लेके आ गई। अब ये कैसा ब्लड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है, ठीक, ये ब्लड आ गया यहाँ पे। अब क्या होगा कि ये जो राइट एट्रियम है ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही अभी ये रिलैक्स स्टेज में है, ठीक है, अभी ये रिलैक्स स्टेज में है, जैसे ही ये थोड़ा थोड़ा भरने लग जाएगा उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के वजह से धीरे धीरे जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की ओर को पहुंच जाएगा। ये कौन सा ब्लड है, CO2 रिच ब्लड। अब इस CO2 रिच ब्लड को हमें कहाँ पहुँचाना है, लंग्स के पास पहुँचाना है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये खाली हो जाएगा राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के अंदर पूरा वो ब्लड भर जाएगा, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड, तब ये हो जाएगी रिलैक्स, यानी कि अब ये पूरी इसकी जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगी। अब काम कौन करेगा, जो ये राइट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल खूब तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा तो अब इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, किसकी तरफ को, शुरू हो जाएगा लंग्स की तरफ को। लंग्स बैठे हैं हमारे कहाँ पे, इधर, यहाँ पे बैठा है लंग्स। तो ये लंग्स क्या करेगा, अब करेगा ऑक्सीजनेशन, यानी कि ऑक्सीजनेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ऑक्सीजन दे देगा। कैसे दे रहा था, जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था, एल्वेलाई, वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रही थी, वो बहुत सारे ब्लड वेसल से घिरा हुआ था, सैक लाइक स्ट्रक्चर। वही ब्लड वेसल पहुँच गई इस लंग्स के एल्वेलाई के पास CO2 लेके। वो बोलेगी भैया मेरे को CO2 तुम ले लो, O2 मुझे दे दो। तो ये लंग्स जो है प्यूरिफिकेशन कर देगा और अब बना देगा उसको ऑक्सीजन रिच। कैसा बना दिया इसने, O2 रिच, यानी कि एकदम रेड से हमने उसको दिखा दिया कि ऑक्सीजन रिच है, ठीक। अब ये ब्लड आएगा वापस, ये कहाँ जाएगा, एट्रियम में। जब ये लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया अब क्या होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगी, बहुत सारी कॉन्ट्रैक्शन होगी, तब ये रिलैक्स स्टेज में है, तब इसका कोई काम नहीं है। जब ये धीरे धीरे यहाँ भर गया अब ये हो जाएगा भैया रिलैक्स। अब ये बोलेगा मेरे को रिलैक्स करने दो, तुम अपना काम करो। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही यहाँ पे ब्लड फिल हो गया और ये ब्लड आ गया इधर, तो अब ये कॉन्ट्रैक्शन शुरू करेगा, जिसके वजह से ये जो वॉल्व यहाँ पे दिख रहे हैं ये हो जाएंगे ओपन। अब ये ओपन हो जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ से पूरे बॉडी पार्ट्स में हमारा जो है ब्लड पंप कर दिया जाएगा, यानी कि ये पहुँच गया बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गया हमारा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यही चाहिए था हमें, सारे ब्लड से यानी कि सारे उस सेल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कैवा, इंफीरियर वेना कैवा लेके आ गई राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पंप करके इसको भेज दिया लंग्स के पास, लंग्स से प्यूरिफाई होके ये कहाँ आ गया, लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से भी खूब तेज से कॉन्ट्रैक्शन करके इसको पहुंचा दिए सारे बॉडी पार्ट्स तक, उस हर एक सेल तक जहां पे O2 की रिक्वायरमेंट है, ठीक। अब आपसे ये तो पता चल गया कि सुपीरियर वेना कैवा अपर बॉडी पार्ट से लेके आ रही है, इंफीरियर वेना कैवा लोअर बॉडी पार्ट से लेके आ रही है। बट ये कैपिलरी है, ये जो ब्लड कैपिलरी आपको दिख रही है, ब्लड वेसल दिख रही है जो लंग्स तक लेके जा रही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका, यही है वो आपका एक्सेप्शन जो आपको याद रखना है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। अब अगर हमें जो डेफिनेशन पता है उसके थ्रू तो वेन ले जानी चाहिए थी, बट ये लेके जाती है एक आर्टरी, ठीक है, ये याद रखना है आपको, क्या लेके जाती है, आर्टरी। अब लंग्स के पास ले जा रही है इसलिए हम इसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। याद रखना है, जैसे हमने हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड बोल दिया वैसे ही लंग्स के लिए हम बोलेंगे पल्मोनरी वर्ड। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी
पल्मोनरी वर्ड। ठीक है, तो हमने बोला कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इस आर्टरी को ही हम बोल रहे हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाना चाहिए, पर ये क्या ले जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ले जा रही है, क्योंकि यही वो एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये लेके जा रही है लंग्स के पास। अब क्योंकि ये लंग्स से वापस लेके आ रही है जो भी ब्लड वेसल है, तो अगेन हम लगा देते हैं उसके आगे पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी क्योंकि ये लंग से रिलेटेड है, लंग से लेके आ रही है, तो अब इसको बोलेंगे पल्मोनरी वेन। अब बताओ, है वेन लेकिन लेके क्या आ रही है? O2 रिच ब्लड, क्योंकि यही एक एक्सेप्शन है। ठीक है, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, बट एक एक्सेप्शन है जिसमें है पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि होने के मतलब आर्टरी होने के बावजूद भी वो कैसा ब्लड ले जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहीं वेन्स के उसमें एक्सेप्शन कौन है? पल्मोनरी वेन। इतनी बात हम समझ गए। अब हमें यह भी पता है कि ये जो है ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है, पता है इन दोनों के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। वहीं ये हमारा क्या है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिट्रल वॉल्व, यानी कि आपका बाइकस्पिड वॉल्व। बट एक वॉल्व आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं इस तरीके के, जो ऊपर की डायरेक्शन को लेके जा रहे हैं। इनको बोलते हैं हम सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व। सेमी मीन्स हाफ, ल्यूनर मतलब चांद, आधे चांद जैसा दिखता है ये, इसीलिए इसका नाम क्या है? सेमी ल्यूनर। तो अगर हमें पूछें कि ट्राइकस्पिड कहाँ है, तो हम बता देंगे बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। और अगर बोले बाइकस्पिड तो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर बोले सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ पे है, तो हम बोलेंगे जो आपके ये पल्मोनरी आर्टरी है उसमें, और ये जो आर्टरी है, अब ये आर्टरी कौन सी है ये तो हमने डिस्कस ही नहीं करी, इसको भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो आर्टरी है जो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है हमारी बॉडी में। कौन सी? यस, करेक्ट, इट्स एओर्टा। क्योंकि एक छोटी मोटी आर्टरी कोई काम कर सकती है? नहीं कर सकती है। उसको हर एक हेड के सेल पे ऊपर टॉप से लेके एकदम बॉटम तक लेके जाना है, तो कौन ले जाएगी? लार्जेस्ट आर्टरी। तो इस लार्जेस्ट आर्टरी को हम क्या नाम देंगे? इसको हम बोलेंगे एओर्टा। आपसे लार्जेस्ट आर्टरी क्या होती है वो भी पूछ सकते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि एओर्टा ही क्यों, नॉर्मल आर्टरी क्यों नहीं? क्योंकि भाई उसको एक एक सेल के पास पहुंचाना है, हर एक सेल पे कनेक्शन बनाना है, तो हमें छोटी मोटी आर्टरी नहीं चाहिए, हमें लार्जेस्ट आर्टरी चाहिए। ठीक है, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि वॉल्व क्यों प्रेजेंट है, तो ये पंपिंग ऑर्गन के लिए प्रेजेंट है। अब इससे कंक्लूड क्या कर सकते हैं हम कि ह्यूमंस में 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड ना हो इसलिए ये है। थिकेस्ट वॉल इसकी कौन सी है? हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की है। क्यों है? क्योंकि आप खुद देख रहे हो जब ये यहाँ से आ रहा है तो कितना प्रेशर लग रहा है इसको एक हर एक बॉडी पार्ट्स तक, तो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट वॉल किसकी होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी। ब्लड सुपीरियर पार्ट से लेके आएगा सुपीरियर वेना कैवा, लोअर बॉडी पार्ट से लेके आएगा इंफीरियर वेना कैवा। कहाँ लेके आएगा? राइट एट्रियम में लेके आएगा। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बैक फ्लो ना हो पाए ब्लड की, इसलिए वहां पे ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है। उसके बाद ब्लड जाएगा पंप होके लंग्स के पास, लेके कौन जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। लंग से प्यूरिफाई होके वापस आएगा किसके पास? वापस से हार्ट के पास। तो दूसरी बार आ रहा है, पहली बार एक बार जा चुका है ये हार्ट से गुजर के ब्लड, फिर दूसरी बार आया, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोल रहे हैं। अब दूसरी बारी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कौन आ रहा है? पल्मोनरी वेन लेके आ रही है। ले आई लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से पंप करा, कॉन्ट्रैक्ट करा इसने, ये पहुंचा दिया कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। बीच में वॉल्व पड़ा, कौन सा वॉल्व पड़ा? बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। क्यों पड़ा? ताकि वो वापस से बैक फ्लो ना हो पाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड वापस से खूब तेज से कॉन्ट्रैक्ट होके कहाँ पहुंच गया? पूरे बॉडी पार्ट्स में। लेके कौन गया? एओर्टा। अब यहाँ पे कौन से वॉल्व पड़े? इसको बोलेंगे सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो इतना अभी आज के लेक्चर में हमने पढ़ लिया कि ह्यूमन हार्ट में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि इसमें आपने कुछ सीखा, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें इस इन्फॉर्मेशन को। और अगर आपको कोई भी फीडबैक देना हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।